आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जूठन और प्रकाश वाल्मीकि। प्रकाश वाल्मीकि। चलिए स्टार्ट करते हैं। जूठन, इसका लेखक है और प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन, एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है वे तेरा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, ध्यान पूर्वक से सुनना है। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है वे तेरा। क्या नाम है वे तेरा। कोई किसने पूछा था? मास्टर कलीराम ने। हेडमास्टर कलीराम। हेडमास्टर के नाम याद रखना है। कालीराम। हेडमास्टर कालीराम। हेडमास्टर कलीराम। अरे कालीराम में कलीराम। कलीराम, ठीक है। हेडमास्टर का क्या नाम था? कलीराम। हेडमास्टर क्या करता है तो अपने कमरे में बुलाता है, पूछता है क्या नाम है वे तेरा। ओम प्रकाश मैंने डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसा भी आप लोग देखे हुए हेडमास्टर होता है कि देखते ही बच्चा अपना डर जाता है ना, बड़ा हालत खराब हो जाता है। अगर देखते ही जो है ना उसका दिमागे खराब हो जाता है कि यार ये कैसा मास्टर आ गया यहाँ पे, अगर खौफ रहता था। उसी प्रकार ये जो हेडमास्टर कलीराम था, इसका उस स्कूल में क्या था? खौफ था बच्चा को, है ना। जैसे बच्चा देखता था इसको, वैसे इसका सब बच्चा का हालत खराब हो जाता था। उसके बाद कहता है चूल्हे का है। हेडमास्टर का दूसरा सवाल पूछता जी, नहीं कि चूल्हे का है। चूल्हे एक जाति, चूल्हा एक जाति होता है, इससे मुसहर वगैरह होता है ना, उसी प्रकार चूल्हे भी क्या एक प्रकार की जाति होती है। कहता है चूल्हे का है। हेडमास्टर का दूसरा सवाल पूछता जी, ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ के झाड़ू बना ले। कहने का मतलब यह है कि जिसने जैसे ही हेडमास्टर देखा कि कुछ बदमाशी कर रहा होगा, तो वैसे ही उसको कुछ नहीं बोला कि तुम बदमाशी कर रहा है या नहीं कर रहा है। सीधा बोला कि जो शीशम के पेड़ तुमको दिख रहा है वहां पे, उस शीशम का पेड़ पर चढ़ और जाके वहां से टहनियां तोड़ और उसका झाड़ू बना। और पूरा जो स्कूल में झाड़ू तुम लगा पहले। अब इसका हालत खराब हो गया। पत्ते वाली झाड़ू बना और पूरे स्कूल को ऐसा तुम चमका दे जैसा शीशा चमकता हो। पूरा स्कूल को तुम ऐसा चमका दे जैसा शीशा चमकता हो। तेरा तो ये खानदानी काम है। हेडमास्टर कहता है कि तेरा तो ये खानदानी काम है, झाड़ू बहारू लगाना तो तेरा ये खानदानी काम है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो टीचर है, ये इसको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को एक प्रकार से ये स्टूडेंट के रूप में नहीं देख रहा है, बल्कि इसको जो है जाति के ऊपर, इसके जाति के ऊपर जज कर रहा है ना। यहाँ तो सब सीखने का मतलब यही होता है कि जाति के ऊपर ये सवाल उठा रहा है कि तुम्हारा परिवार तो यही करता है, तुम्हारा घर परिवार वाला तो यही झाड़ू वगैरह यही करता है। जैसा नहीं देखो, जैसे किसी के यहाँ भोज होता है तो बोलता है कि हमारा यहाँ आ जाना है तो झाड़ू बहारू थोड़ा देना है, जो होगा वो रुपया देंगे। वही काम वही जाति का ये लोग भी था। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। कि जैसे ही हेडमास्टर ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहा, वैसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है एकदम जो है चमका दिया, है ना। वैसे काम डर से ये काम जो है स्टार्ट कर दिया। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। कहने मतलब यह है कि बरामदा जो था वो साफ तो कर ही दिया था, लेकिन हेडमास्टर को इतना भी संतुष्टि नहीं हुआ। फिर क्या बोला कि पूरा मैदान जितना तुमको जो फील्ड दिख रहा है उसको भी साफ कर। लंबा चौड़ा मैदान मेरे बावजूद से कई गुना बड़ा था। कि जो फील्ड था वो बहुत बड़ा था, जो कि इसका हालत खराब हो जाता है उसको साफ करते करते।
जिससे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। लेकिन फील्ड को साफ करते करते इसका कमर दर्द करने लगा था। धूल से चेहरा सिर अट गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी सीधी सी बात कहते हैं कि सारा बच्चा जहां पढ़ाई कर रहा था वहां हम झाड़ू लगा रहे थे। कारण ये था कि हम नीच जात से आते थे और शिक्षक ने मुझे एक स्टूडेंट की तौर पर मुझे नहीं देखा, बल्कि एक जाति के ऊपर मुझे जज किया, जिसके कारण मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। और पढ़ने में मैं होनहार भी था, मैं तेज भी था, लेकिन मेरा कोई होनहार और तेज मेरा कोई काम नहीं आया, क्योंकि मैं नीचे जात में पैदा लिया था, है ना। और इसके कारण मुझसे काम कराया जाता था, लेकिन बाकी बच्चों को पढ़ाया जाता था और कहा जाता था तुम नीचे जाति से हो, तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, तुम सीधी सी काम करो, कोई बात नहीं है। आगे झाड़ू। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। हेडमास्टर जो है वह कमरे में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और खिड़की से निगाह जो इसी के ऊपर टिका हुआ था। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी मुझे, पानी पीने की भी इजाजत नहीं दी गई थी मुझे। पूरा दिन में झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों में लाडला था। कहने का तात्पर्य क्या है कि कभी ये जो है घर का काम नहीं किया था, कभी भी घर में ये काम नहीं किया था, जितना काम की जो है ये स्कूल में इसको करना पड़ रहा है। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। दूसरे दिन जैसे मान लीजिए एक दिन काम करा दिया, तो लगता नहीं इंसान को यार चलो आज हम काम किए हैं तो कल जो है हमसे काम कराएगा, लेकिन वो काम तो हुआ नहीं। जैसे ही आया वैसे फिर जो है मास्टर देख लिया। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। दूसरे दिन भी स्कूल जब आया तो फिर झाड़ू दिया, फिर काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। इसको था कि कल अगर जाऊंगा तो कक्षा में बैठूंगा और सबके बीच, सब बच्चे के बीच हम भी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन से करेंगे। तीसरी दिन में कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। अब की बार ये होशियारी किया, अब की बार सोचा कि चलो यार अब की बार जो हेडमास्टर ने देखा है, चुपचाप जाके जो है क्या करेंगे, तो स्कूल क्लास में जाकर बैठ के पढ़ेंगे। तीसरी दिन में कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उस मास्टर की दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर-थर कांपने लगा था, क्योंकि हेडमास्टर की दहाड़ सुनते ही ये थर-थर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा मासाव वो बैठा है कोने में। निकालने मतलब यह है कि कुछ खचर पंडित लड़का भी रहता है, वो भी कह दिया कि मास्टर साहब जिसको आप खोज रहे हैं वो कोना क्लास में बैठा हुआ है ना, कोना क्लास में बैठा है। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी अंगुलियां का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे ही कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। क्योंकि हेडमास्टर इतना खचरा था कि जैसे ही उसको देखा वैसे ही गुस्सा में आया, उसका गर्दन दबोच दिया, जैसे कि भेड़िया बकरियों को दबा देता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे पर ला पटका, कि क्लास से उठाया, उसको गर्दन पकड़ कर क्लास से उठाया और बरामदा पर लाकर उसको फेंक दिया। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। फिर कहा जा पूरे मैदान में झाड़ू फिर लगा, है ना। कितना हेडमास्टर ही खचरा था। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। फिर तरह ही उसके पत्ते सूखे कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली टहनियां।
कहने मतलब यह है कि 3 दिन जो शीशम का जो डाली तोड़ा था और शीशम का जो डाली तोड़ा था, तो देखते हो धीरे धीरे शीशम जो सूखने लगता है पत्ता सूखने करेगा। तो ये कहना चाहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिस प्रकार उस टहनिया को, जिस टहनियों को हमने तोड़ा था, शीशम के पेड़ से जो टहनिया तोड़ा था और उससे मैं झाड़ू जिससे दे रहा था, उसकी पत्ते सूख रहे थे। उसी तरह हम भी जो है 3 दिन से उसी प्रकार ही सूख रहे थे। जिस प्रकार वो पत्ते सूख रहे थे, उसी प्रकार हम भी सूख रहे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टर और लड़के की आंखें चुपचाप यहाँ पे लिखा, यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे होना चाहिए चुपचाप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था, है ना। इनका कहना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहना है कि मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, इतना अत्याचार हुआ कि मास्टर छोड़ो, मेरे साथ बच्चों भी ने अत्याचार किया। बच्चे ने भी अत्याचार किया। मैं क्लास में सही पर बैठा हुआ था, लेकिन बच्चों ने ही बता दिया हेडमास्टर कि ये बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है। उसके बाद जब मैं झाड़ू लगाता था मैदानों में, तब सबका निगाह हमारे ऊपर आता था, मास्टर का भी और बच्चों का भी निगाह आता था। जैसे ही मैं इधर उधर करता था, वैसे बच्चे भी बोल देते थे, मास्टर साहब ये झाड़ू नहीं लगा रहा है ना, ये झाड़ू नहीं लगा रहा है। मेरा तो हालत ही खराब हो गया था। 3 दिनों से झाड़ू लगाते लगाते मेरा हालत ही खराब हो गया था। सोच लो कि उतना बड़ा स्कूल में झाड़ू लगाना, उतना बड़ा फील्ड में झाड़ू लगाना, स्कूल में झाड़ू लगाना इतना सहज वाली बातें नहीं है। लेकिन इसका विद्वता पर लोग नहीं गया, लेकिन इसके जाति के ऊपर चला गया। मास्टर जी का कहना था कि तुम्हारा घर वाले तो यही काम करता है, तुझे भी तो यही काम करना पड़ेगा, पढ़ लिख के क्या करोगे तुम। मेरे पिताजी, एक दिन क्या हुआ, एक दिन वही हुआ जो अभी होने वाला है। एक दिन क्या हुआ, उनके पिताजी ने इसको देख लिया। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी यो क्या कर रहा है। वाल्मीकि जी को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को इनके पिताजी बड़ा ही प्यार से मुंशी जी बुलाते थे। याद रखना है, पूछा क्वेश्चन है, मुंशी जी है ना। इनके पिताजी प्यार से इनको क्या कहते थे, मुंशी जी। इनकी जैसे इनके पिताजी ने इनको देखा, और ये घर का सबसे लाडला बेटा था, और जैसे ही इनके पिताजी ने इसको झाड़ू लगाते देखा, वैसे ही कहा, क्या हाल है मुंशी जी। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहते थे। वे प्यार से मुझे क्या कहते थे, मुंशी जी मुझे कहते थे। मुंशी जी क्या कहते थे, प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं भाग पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोल, क्या हुआ है तेरे साथ। अब जैसे ही पिताजी ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को देख लिया था झाड़ू लगाते हुए, वैसे ही पिताजी विचित्र में आकर बोले, क्या हुआ मुंशी जी, बताओ चुपचाप, है ना, क्यों रो रहे हो। मुंशी जी ने सारी बातें बताई। सुनना क्या बोले। मेरी हिचकियां बंध गई थी। हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहा है, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देता है। एक चीज देखे होंगे, जब माँ या पिताजी या दादा या दादी जी कोई भी अगर सामने आ जाए, और मास्टर साहब जब बच्चा मारा करते थे, अगर कोई सामने आता था और डरने लगते थे, है ना, और डरने लगते थे, ताकि कम मारा भी, लेकिन अगर मारा भी कम होगा, लेकिन फिर भी ज्यादा गरजेंगे, है ना, पूरे एकदम गरजने लगते थे। उसी प्रकार ये भी गरजने लगा, ताकि इसको पिताजी को लगे कि इसको ज्यादा
इसके साथ ज्यादा अत्याचार कर रहा है। तो इसने कहा 3 दिन से मुझे झाड़ू लगवा रहा है, 3 दिन से मुझे झाड़ू लगवा रहा है और जो है स्कूल में पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा है। अब उनके पिताजी गुस्सा हो जाते हैं। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया। पिताजी ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के हाथों से झाड़ू लिया और दूर फेंक दिया। दूर फेंक दिया। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर गई। अब उनकी आंख में जो है गर्मी आ गया, देखिए वो अब गुस्सा हो गए थे। हमेशा दूसरे के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछे गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहे हैं। अब ये पूरे स्कूल में गरजने लगे थे कि वो कौन ऐसा मास्टर है जो कि मेरे बच्चे से 3 दिन से स्कूल में झाड़ू लगवा रहे हैं। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिससे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, है ना, गाली देकर पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले की से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तगों के घर तथा घेर मुर्दे का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई काम करती थी। कहने का मतलब यह है, इनकी जो माँ थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो माँ थी वो जो है क्या करती थी, 8 से 10 रुपए। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ 8-10 तगे हिंदू मुस्लिम के घर तथा मुर्दे का बैठखाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह काम किया करते थे। याद रखना है कि इनकी जो माँ थी वह हिंदू मुस्लिम, है ना, हिंदू के यहाँ मुस्लिमों के यहाँ जो गाय वगैरह होता है, गाय वगैरह, तो उनको जो है देखभाल करती थी। उनके जो है गोबर को उठाना, गोबर को फेंकना, है ना, गाय को बांधना, ये सारा काम करती थी। कितने हिंदू मुसलमान के यहाँ था, याद रखना, 8 से 10 लोगों के यहाँ, 8 से 10 लोगों के यहाँ। मुसलमान और हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं लिखा गया, फिर लिखा गया कि 8 से 10 लोगों के यहाँ काम करती थी। 8 से 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस काम में मेरी बहन बड़ी भाभी तथा जसवीर बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेसर, याद रखना है, जसवीर और जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। याद रखना है कि इनका 2 भाई था जिसका नाम था जसवीर और जनेसर। जसवीर और जनेसर, ठीक है, याद रखना, जसवीर और जनेसर, इनके 2 भाई थे, जसवीर और जनेसर। इनकी भाभी और इनकी जो है बड़ी बहन, मेरी बहन और बड़ी भाभी और 2 भाई जसवीर और जनेसर माँ के इस काम में हाथ बटाते थे। बड़ा भाई का नाम था सुखवीर। क्या नाम था? बड़ा भाई का नाम क्या था? इनके बड़ा भाई का नाम हमेशा पूछ देता है, सुखवीर। बड़ा भाई का क्या नाम था? सुखवीर। बड़ा भाई का नाम था सुखवीर, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। बड़े भाई का नाम था सुखवीर, बड़ा भाई का नाम सुखवीर तगांव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। इनकी ये तगांव के यहाँ क्या करता था? तो तगांव के यहाँ जो है ये वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, इनकी प्रत्येक तगा के घर में कितना मवेशी आता था? तो प्रत्येक तगा के घर 10 से 15 मवेशी, गाय भैंस और बैल समान बात थी। यानी मतलब यह है कि प्रत्येक घर में जो है वह कितने 10 से 15 मवेशी रहते थे। प्रत्येक घर में कितने जानवर रहते थे? 10 से 15,
प्रत्येक घर में जो है 10 से 15 मवेशी रहते थे। कितना मवेशी? 10 से 15 मवेशी प्रत्येक के यहाँ होते थे, प्रत्येक के यहाँ होते थे। तो जोड़ लीजिए कि 8 से 10 घर में ये काम करता था। अब एक घर में था 10 से 15 मवेशी था, एक से 10 से 15 गाय जालमाल था। जालमाल कितना था? 10 से 15। और काम करता था कितना? कितने? 8 से 10 घर में, 8 से 10 घर में काम करता था। और 10 से 15 एक घर में था, 10 से 15 जालमाल था। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 10 घर में। ठीक है, आगे प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी समान बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़रियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से हर रोज प्रत्येक घर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। याद रखना है, प्रत्येक घर से 5 से 6 टोकरी गोबर निकलता था। 5 से 6 टोकरी, 5 से 6 टोकरी जो है प्रत्येक घर से गोबर निकलता था। याद रखना है कि याद रखना है, समझ में आता है। जब 10 से 15 जालमाल होगा तो 5 से 6 टोकरी ना गोबर निकलेगा। तो प्रत्येक घर से 5 से 6 टोकरी गोबर निकलता था। सब क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, एकदम याद रखना। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। सर्दी के दिनों में क्या था? ठंडी के दिनों में यह काम करना बहुत ही कष्टदायक था। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। सब हम लोगों को भी पता होगा, है ना, क्योंकि हम लोग तो देहाती गांव से है तो समझ में आता होगा। क्योंकि जैसे ठंडी के दिन आता है तो फूस बिछा दिया जाता है, लेकिन नेवारी बिछा देता है ना, नेवारी बिछा देता है। और वो होता है गाय को भी ओढ़ा दिया जाता है ना, जूट वगैरह का बोरा बनाकर उसको ओढ़ा दिया जाता है। आगे रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था। 10-15 दिन बाद एक बार पाती बदल दी जाती थी। पाती 10 से 15 दिन के बाद 10 से 15 दिन के बाद पाती बदला जाता था। याद रखना, पाती जो है वह कितना दिनों के बाद बदला जाता था? 10 से 15 दिनों के बाद। 10 से 15 दिनों के बाद। इतने दिनों में दलानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ कर निकाला बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भिना जाता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था दो जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज। क्योंकि इतना काम ये लोग करते थे तो कितना अनाज मिलता था? तो 5 सेर अनाज मिलता था। 5 सेर अनाज मिलता था। नहीं, कहने का तात्पर्य है कि दो जानवर के पीछे इनको जो है 5 सेर अनाज मिलता था। याद रखना, 5 सेर अनाज, 5 सेर अनाज। ठीक है, याद रखना। 2 जालमाल के पीछे जो है इनको 5 सेर अनाज ही मिलता था। इतना काम करने के बाद भी इनको मिलता था 5 सेर अनाज मिलता था। यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। लगभग कितना अनाज मिलता था? 2.5 किलो अनाज इनको मिलता था। ठीक है, 2.5 किलो अनाज कितना मिलता था? लगभग 2.5 किलो अनाज। लगभग कितना? तो 2.5 किलो अनाज। 2.5 किलो अनाज, लगभग 2.5 किलो अनाज मिलता था। आगे 10 मवेशी वाले घर से साल में 25 सेर अनाज आता था। ये भी ध्यान देना है, 5 सेर अनाज किसके यहाँ से आता था? सुन रहा है यहाँ पे, 2 जानवरों के पीछे इतना दिया जाता था। 2 जानवरों के पीछे जो है 5 सेर अनाज दिया जाता था। यानी कि लगभग होता है 2.5 किलो चावल। 2.5 किलो चावल। अगर वही 10 मवेशी के यहाँ, जिसके यहाँ 10 मवेशी होता था, जिसके यहाँ 10 से 15 मवेशी, जिसके यहाँ 10 मवेशी होता था, जिसके यहाँ 10 मवेशी था, तो उनके यहाँ कितना मिलता था? सुनना है,
10 मवेशी वाले घर से साल में, 10 मवेशी वाले के यहाँ से जो है साल में जो है 25 से यानी कि 12 से 13 किलो अनाज मिलता था एक साल में 12 से 13 किलो अनाज मिलता था। 12 से 13 किलो अनाज याद रखना एक साल में। 10 मवेशी वाले में, 10 मवेशी जिनके यहाँ 10 मवेशी था, जिनके यहाँ 10 जाल माल था, उनके यहाँ से कितना अनाज मिलता था साल में? 10 से 12। ठीक है, 10 से 12 नहीं कि कितना शेर पूछेगा, शेर में बताना तो 25 शेर। कितना? 25 शेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी जो खास तौर पर चूल्हों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बराती खाना खा रहे होते थे तो चूल्हे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। कहने का मतलब यह है कि इनको जो है भोज वगैरह में इनको खिलाया नहीं जाता था। अगर भोज वगैरह होता था तो इनको खिलाया नहीं जाता था। इनको क्या किया जाता था, जैसे हम लोग अभी खाना खाते हैं, जैसे भोज वगैरह में खाते हैं तो क्या पत्तल पर बहुत सारा बच जाता है, लेकिन पत्तल पर बहुत सारा बचता नहीं बचता है, रसगुल्ला नहीं बचता है? पत्तल पर तो बहुत सारा चीज बच जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको फेंकते हो। लेकिन ये जो चूल्हे जाति होता था वही खाना को ये खाते थे। जो आप जूठा फेंकते थे वही खाना को पत्तल पर से ये काच कर ले लेते थे और उनको ये घर ले चल जाते थे। और उनको क्या करते थे कि पूड़ी जो होता था उस पूड़ी को सुखा देता था और सब्जी वगैरह को खा लेता था। अरे समझ में कितना कष्टदायक जीवन होता है। शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बराती खाना खा रहे होते तो चूल्हे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते हैं। कहने मतलब यह है कि बड़ी बड़ी टोकरियां, चूल्हे जाति जो होता था बड़ी बड़ी टोकरियां लेकर बैठा हुआ रहता था और सभी खाना खा कर जाता था। तो उसके बाद पत्तल को उठाता था, पत्तल को कस लेता था, उसको वहां से वो खाना को ले चल जाता था। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूरी एक बचे खुचे टुकड़े, एक आधा मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछे खिल जाती थी। खाने मतलब ये उतना, जब अगर इनको ज्यादा मिल जाता था, जैसे मान लीजिए पेट खराब हो गया, न खाया है ना, तो रसगुल्ला छोड़ देता था। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पत्तल पर ज्यादा सब्जी वगैरह रह जाता था, ज्यादा पूरी रहता था, ये लोग बहुत खुश हो जाता था, बहुत खुश होता था कि चलो मेरा भाई भाग जाग गया, है ना। इस तरह से इन लोगों को खुशी, कि जूठन में भी इनको खुशी था, है ना। जूठा मिलता था और जूठा भी प्राप्त हो जाता था, इनको बहुत ही ज्यादा खुशी होता था। हाँ, अलगाई भी कहना था, अगर जिसका पत्तल अगर नहीं कुछ रहता था तो देखिए क्या कहता था, बातचीत की जाती थी। जिस बरात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भूखर लोग आ गए थे, भूखर लोग आ गए हैं, सारा चट कर खा गए। बहुत लोग ऐसा होता है पतला सब चाट के खा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा पतला पर। तो वही अगर किसी पत्तल पर कुछ नहीं रहता था, किसी के पत्तल पर अगर कुछ नहीं रहता था तो ये लोग कहता था कि यार भूखड़ था, है ना, बहुत दिन से ये भी भूखले था। अगला, अक्सर ऐसे मौके पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात में इतनी जूठन आई कि महीने खाते रहते थे। कहने मतलब यह है कि ये सारा बातें बूढ़े सुने लोग बताते थे कि एक समय ऐसा हुआ कि फलाने यहाँ से बहुत सारा जूठा आया था और हम लोग सब परिवार बहुत बेहतरीन से उस जूठा को खाए थे, है ना, बहुत आनंद आया था उस जूठा खाने के बाद। सोच लीजिए, जूठा खाने के बाद इतना इन लोगों को जो है इतना सुखी है और इतना खुश है जूठा खाने के बाद, सोच लीजिए।
पतलों से जो पूड़ियां के टुकड़े एकत्र होते थे उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। लेकिन जो पूड़ी होता था उस पूड़ी को ये लोग लेते थे और पूड़ी को क्या करते थे, पूड़ी को ये लोग सुखा देते, पूड़ी को ये लोग सुखा देते थे और सुखा के रख देते थे, है ना, सुखा के रख देते थे। और उसी पूड़ी को क्या करता था, पानी में मत के खाता था। पानी में जो है जिस प्रकार आप दूध रोटी खाते हैं उसी प्रकार ये लोग खाते, पानी में गुड़ के खाता था, समझे, पानी में गुड़ के खाता था। चरपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठा दिया जाता था क्योंकि सूखने वाली पूड़ियां पर कोए मुर्गियां कुत्ते अक्सर टूट जब पड़ते थे। कहने में मतलब यह है कि जब उसे पूड़ियां को जब सूखने के लिए दिया जाता था तो कौवा, मैना, है ना, कुत्ते वगैरह, बिल्लियां वगैरह आ जाता था। इसलिए क्या करता था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहता था जा तू जो है बाहर बैठ और पूड़ियों को सुखा, बेहतरीन से पूड़ियों को सुखा। जरा सी आंखें बची कि पूड़ियां साफ, जरा सी आंखें क्या बची कि पूड़ियां साफ, की थोड़ी सी इधर से इधर पलक झपटी थी कि कुत्ते वगैरह आते थे और पूड़ियों को ले चल जाते थे। इसलिए डंडा लेकर चरपाई के पास बैठना पड़ता था। इसलिए डंडा लेकर जो है चरपाई के पास बैठना पड़ता था। सोच लीजिए कि उस जूठे भोजन को सुखाता था, उसके बाद उसको खाता था, है ना, जो जूठा वगैरह आता था जो है तो उन लोगों उस सब चीजों को खाता था। आगे ये सूखी पूड़ियां बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। कहने में तो यह है कि जो पूड़ियों को सुखाया जाता था उन पूड़ियों को तब बरसात के दिनों में खाया करता था, ठीक है, बरसात के दिनों में खाया करता था। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूड़ियां पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मजा आता था, है ना। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो पूड़ियों को हम लोग सुखाते थे उन पूड़ियों को बरसात में खाते थे, पानी में गूंथ कर खाते थे, उस पर नमक मार देते थे, मिर्च मार देते थे। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी गुड़ डालकर लुगड़ी जैसा बनाया जाता था जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि आज जब उन्हीं सभी बातों को जब मैं सोचता हूँ तो आज मुझे लगता है कि वो जीवन मेरा कैसा था। आज का जीवन और पहले का जीवन कितना कष्टदायक था। कहने का मतलब यह है कि आज मान लीजिए आप लोग कष्ट में काम कर रहे हो, है ना, जैसे आज मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बड़ा ही कष्टदायक जीवन बीत रहा है, रोज याद करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ता है, सब्जेक्टिव याद करना पड़ता है, बड़ा मेहनत लगता है। सुबह उठकर 5 बजे यहाँ आना, है ना, पढ़ाई करना, बड़ा कष्टदायक जीवन होता है। और यही सभी चीजों को आप जब एग्जाम में अच्छा नंबर लाओगे, अच्छा परसेंटेज लाओगे तो आने वाले समय में आप भी एक पल जरूर सोचिएगा कि वो जो है 12th का जीवन थोड़ा सा कष्टदायक था, कि बड़ा मेहनत उसमें करना पड़ता था। तो उसी प्रकार ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि मेरा जो बचपन का जीवन था बड़ा कष्टदायक था, कि लोगों का जूठा हम खाया करते थे। आगे दिन रात मर खप कर भी हमारी पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पछतावा नहीं। वारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि दिन भर हम काम करते थे, लोगों के यहाँ दिन भर हम काम क्या करते थे, लेकिन उसके बदले में उस मेहनत के बदले में मुझे जूठन मिलता था। इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया जूठा, याद रखना है, ठीक है। तो ये हर किसी के यहाँ काम क्या करते थे, लेकिन उस काम के बदले, उस मेहनत के बदले, उस मजदूरी के बदले इन्हें क्या मिलता था, तो जूठन मिलता था। क्या मिलता था? जूठन मिलता था। अगला, जब मैं छोटा था माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी का हाथ बटाने तागों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। खाने मतलब यह है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि
जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिताजी, अपने माताजी के साथ, अपने पिताजी और अपने माताजी के साथ जो है, उनके साथ जो है बरातियों में जाया करता था। लेकिन बरातियों जहाँ पे ये माँ और पिताजी जाते थे काम करने के लिए, मैं वहां पे जाया करता था और माँ से मैं पूछा करता था, पिताजी से मैं पूछा करता था कि पिताजी जो है मुझे इस मेहनत के बदले इतने मेहनत हम लोग करते हैं, उसके बावजूद भी मुझे जूठन मिलता है और इन बरातियों के साथ बैठकर मुझे खाना खाने क्यों नहीं मिलता है? क्या हमारे अंदर कमी है? अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर आज पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता, ठीक है, याद रखना है। आज पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था, ठीक है। आज पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता जिसका नाम था सुरेंद्र सिंह था, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका, ठीक है, याद रखना है कि सुखदेव सिंह त्यागी का पोता क्या नाम था? सुखदेव सिंह त्यागी का पोता का क्या नाम था? सुरेंद्र सिंह। भी क्वेश्चन की सब पूछा है, सुरेंद्र सिंह। सुखदेव सिंह त्यागी का पोता का नाम था सुरेंद्र सिंह। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। सोच लीजिए, हर इंसान का समय बदलता है, याद रखना है, हर इंसान का समय बदलता है। जिसका आज समय खराब है, ऐसा बात नहीं कि उसका समय हर वक्त वही समय रहेगा, एक ना एक दिन जरूर बदलेगा। और वही काम हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ, इनका भी समय बदल गया। अब जूठन खाना इनका कार्य नहीं था, ये बड़े आदमी बन चुके थे। अब ये बड़े आदमी बन चुके थे, है ना, बड़े आदमी बन चुके थे। आप देखिए, जो इंसान इनको भाव नहीं देता था, जो इंसान इनको सम्मान नहीं दिया करता था, आज इनको सम्मान देता है, इज्जत देता है। क्यों? क्योंकि आज इनका एक अच्छे लेवल पर आ गया था। वही सुखदेव सिंह त्यागी का पोता जिसका नाम था सुरेंद्र सिंह त्यागी, वही सुखदेव सिंह इनको कोई भाव नहीं देता था। इनको कहता था तुम जो है चूल्हे जाति का हो, तेरा जो यही सब काम है और तू यही करेगा। आगे, मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। वाह रे, ये कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं, मैंने भेदभाव नहीं किया था, मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया, बहुत ही बेहतरीन खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत ही लाजवाब है, जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता। एक बार वही सुरेंद्र सिंह त्यागी, क्योंकि सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू के मामले से जो शहर आया था, और उस शहर में मेरा घर था, और किसी का पता लेते हुए वो हमारे पास आ गया था, और हमारे पास आया था और हमारे पास रुका था। जैसे मुझे पता चला था कि ये सुरेंद्र सिंह, ये जो है सुखदेव सिंह त्यागी का पोता है, तो मैंने उन्हें इज्जत सम्मान सब दिया, और मैंने उस इंसान को इज्जत सम्मान दिया जिसके खानदान वाले मुझे कभी इज्जत नहीं दिया करते थे। मुझे जब मैं कहा करता था कि मुझे भी जूठन ना खिलाइए, मुझे भी जो है इन बरातियों के साथ बैठकर खाना खाने दीजिए, मुझे भी अधिकार है, तो वही कहा करता था कि तेरी औकात अभी नहीं है, तू पहले अपनी औकात बना ले, तेरी औकात नहीं। आज उसी का पोता हमारे यहाँ आया है और हमारी पत्नी के हाथों से खाना खाता है और कहता है कि भाभी जी कितनी सुंदर आप खाना बनाती हो। सोच लीजिए कि हमारे वो नसीब था कि जहाँ हमें जूठन खाने को मिलता था। आज जहां में जिसके घर में मुझे नीचे में बैठना पड़ता था, आज उसी का बेटा आज हमारे घर में बैठता है। जो इंसान हमारे घर कभी आता नहीं था, आज उसी का खानदान वाले लोग आज हमारे यहाँ आता है। इसका मतलब यह है कि औकात को बनाना पड़ता है। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। आप देखिए, सुनिए क्या कहता है। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी, उनकी बड़ी बुआ
सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। अब कहानी बता रहा है, कहानी अब ये बता रहा है कि जो सुरेंद्र जो इनके यहाँ आया था तो बोल रहे हैं कि सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। कहने का मतलब यह है कि सुखदेव सिंह त्यागी की जो बेटी थी उनकी विवाह था, उनका विवाह था। और उस समय सुरेंद्र पैदा भी नहीं, उस समय जो सुरेंद्र पैदा भी नहीं हुआ था। उनकी घर में मेरी माँ काम किया करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। कहने का मतलब यह है, ये कहते हैं कि उस समय सुरेंद्र पैदा भी नहीं हुआ था। उस समय क्या था कि सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी जो थी उनका जो विवाह था। तो उस विवाह में जो है हम लोगों के घर वाले ने उनके यहाँ गया था, उसके यहाँ गया था। 10 दिन पहले गया था, पूरा झाड़ू वगैरह किया था, है ना, पूरा तरह से घर वगैरह चमका दिया था, है ना। और ये कहते हैं कि बेटी का विवाह मतलब होता है घर की इज्जत, घर का इज्जत, घर की सम्मान। कहीं कोई कमी नहीं रहा, कहीं भी कोई कमी नहीं रहा। गांव भर की चरपाई को धो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने इकट्ठा किया था। ठीक है, इकट्ठा किया था पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी, बारात जो है वह खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया, याद रखना इनकी छोटी बहन का नाम माया था। आपकी माया क्या नाम था? माया। ये क्वेश्चन पूछा गया, छोटी बहन का नाम क्या था? माया। ये क्वेश्चन पूछा है। मेरी छोटी बहन का नाम था माया से सिमट बैठे थे, इसी उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवान की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेगा। वाह, ये कितना बेहतरीन बात बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी छोटी बहन माया जो बड़ा ही खुशी उनके चेहरे पर था कि आज मुझे खाने के लिए बेहतरीन चीज मिलेगा। लेकिन उस छोटी बहन को क्या पता कि हम लोगों को सही खाना नहीं मिलता है, हम लोगों को झूठा मिलता है। जो सब लोगों से बच जाता है वो झूठा मिलता है ना। मार जो उधर से जो है पूरा छाकने ताकने का सुहन आ रहा था, तो बच्ची को लग रहा था कि हमें खाने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज मिलेगा। जब सब लोग खा खाकर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को ढलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी इब तो सब खाना खा के चले गए। मयो जातो तू भी एक पत्तल पर दूर दर कुछ दे दो। ये कह रहे हैं कि सब लोग बाराती वाला खाना खा के चले गए, तो आप क्या कीजिए कि हम लोगों को एक पत्तल दीजिए, हम लोग साइड में बैठकर खा लेंगे, है ना। वहां नहीं खाएंगे, साइड में बैठकर खा लेंगे। वहां पर बैठकर खाएंगे तो आपका इज्जत सम्मान घट जाएगा। हम लोग वहां बैठकर नहीं खाएंगे, हम लोग बगल होकर खा लेंगे ताकि कोई देखेगा नहीं, बगल होकर बैठ के खा लेंगे। लेकिन वही चौधरी जी कहता है कि इतना जूठन लेके जा रही है, क्या करोगे? जूठन खाओ, तेरा काम है जूठा खाना, है ना, तेरा काम है जूठा खाना। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरी की तरफ इशारा करके कहा। वही सुखदेव सिंह जिनका इसका पोता उसके यहाँ गया था। सुनिए कहानी बता रहा है। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरी की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागते के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रहा चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती पन। वही सुखदेव सिंह त्यागी कह रहा है कि ये जो जूठा ले जा रहे हो, ये जो जूठन पूरा ले जा रहे हो, ये क्या करोगे? और अलग से खाना मांग रहे हो। तुम्हारा काम है, तेरा काम क्या है? जूठन खाना। तू जो ये मांग रही हो ना, ये सही बात नहीं है। अपनी औकात में रहकर और यही चीज पर देख लीजिए कि सबका समय बदलता है। उसी प्रकार इनका भी समय बदला और वही ये कहानी सुना रहे हैं।
देखिए अब क्या होता है। उन दिनों में 9वीं कक्षा में पढ़ता था, याद रखना है। कौन सी कक्षा में थे? 9वीं कक्षा में। कौन सी कक्षा में पढ़ा करते थे? 9वीं कक्षा में। कितना हुआ? 7 उन दिनों में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। घर की आर्थिक हालात कमजोर थी। घर की आर्थिक हालात क्या थी? कमजोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तक हमेशा कम रहती थी। दोस्तों से मांगकर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही स्थिति थी, जो मिल गई वही पहन लिया करता था। ये कहते हैं कि हमारे पास न पढ़ने के लिए कॉपी थी, न पढ़ने के लिए कलम था। मैं दोस्तों से काम चला लेता था। मेरे पास कपड़े भी नहीं था, अच्छे कपड़े भी नहीं था। मैं इधर उधर से काम चला लेता था, है ना। किसी प्रकार से मैं पढ़ाई करता था। जो मिल गया वही पहन लेता था। जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहे के जिम्मे था। कहने मतलब यह है, उस समय अगर किसी के यहाँ अगर पशु मर जाता था, किसी के यहाँ जानवर मर जाता था, तो उनको उठाने का काम किसका था? इसी चूहे जाति का था। और पहले चूहे जाति था। और ये लोग क्या करते थे कि वो जो जानवर मरता था, जो गाय वगैरह मरता था, उनका जो चमड़े को छिलता था, चमड़े को छिलता था और चमड़े को छिलकर ये बेचता था। जिसके घर में जो काम करता था, उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाना पड़ता था। कहने मतलब यह है कि जिनके यहाँ ये लोग काम करते थे, अगर उनके यहाँ कोई पशु मर जाता था, कोई जानवर मर जाता था, उनका उठाने का काम इन्हीं लोगों का था। उठाकर फेंकना, है ना, उन जानवर को उठाकर फेंकना इन्हीं लोगों का काम था। आगे, इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। इतना काम करता था कि पशु को उठाता था, पशु को फेंकता था, गड़ता था, फिर भी इसको कोई मजदूरी वगैरह नहीं मिलता था। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4-6 लोग लगते थे। एक गाय या बैल को उठाने के लिए कितने लोग लगते थे? 4-6 लोग। ये भी कोई प्रश्न पूछा गया है। एक गाय बैल को उठाने में कितना लोग लगते थे? 4 से 6 लोग लगते थे। एक जाल माल को उठाने के लिए अगर कोई मरता था जाल माल, तो एक जाल माल को उठाने के लिए 4 से 6 लोग लगते थे। कहीं दिक्कत, दुख दर्द, परेशानी, गिला शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जिसका मवेशी मर जाता था, उसे जल्दी लगी रहती थी, इसलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी। कहने मतलब यह है, जिसके यहाँ जानवर मरता था, वो चाहता था कि जल्दी जल्दी यहाँ से जानवर निकल जाए, यहाँ से जानवर जो फेंक दे उठा के। तो जैसे ही जिसको उठाने के लिए कहा जाता था, अगर वो नहीं आता था तो गाली देता था। उनके यहाँ घर पर जाकर गाली देता था कि जल्दी चल, जल्दी उठा, है ना, जल्दी उठा, महक रहा है। तो वही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि उठाने, ये जाल माल को उठाने के लिए एक आदमी से काम नहीं होगा, 4-6 आदमी लगता था। सभी आदमी को जड़ जाने में बहुत समय लग जाता था। लेकिन वो लोग क्या करते थे, जिसका गाय बैल मरता था, वो लोग गाली दिया करता था। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम था। उसके अगले पिछले पैर को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी पहियों से उठाना पड़ता था। इसने शमशाद काम के बदले में मात्र गालियां मिलता था। वह वाल्मीकि जी कहते हैं कि इतना काम किया करता था, तो सोचते थे कि कुछ पैसे मिल जाएगा, कुछ अनाज मिल जाएगा खाने पीने के लिए, तो उसके बदले गालियां मिलता था। और उस गाय को, उस बैल को उठाने के लिए बहुत ही कठिनाइयां होती थी। उसको बांधना पड़ता था, उसके बाद उनको रस्सी से बांधना पड़ता था, उसको बांस लाते थे, उसके बांस में उसको बांध कर उठाते थे, उसको फेंकते थे। उसके बदले मेहनताना नहीं मिलता था, मजदूरी नहीं मिलता था, उसके बदले मुझे गालियां मिलता था। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम लोग रहे हैं। श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशुओं की खाल मुजफ्फरपुर के चमड़े बाजार में बिक जाती थी। याद रखना है, जो मरा हुआ पशु होता था, उनकी चमड़ों को ये लोग उजाड़ देते थे, निकाल देते थे, और उनको कहाँ बेचते थे? मुजफ्फरपुर बाजार में जाकर ये लोग बेच
बेच देते थे। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। याद रखना है, जो 20 से 25 रुपए में जो है उस खाल बिकता था। पशु जो है मरा हुआ जो पशु होता था उसका जो खाल उतारता था, और खाल उतार कर कहाँ बेचता था, तो मुजफ्फरपुर में बेचता था। और मुजफ्फरपुर में जब बेचता था तो 20 रुपए मिलता था। कितना मिलता था? 20 से 25 रुपए मिलता था। उस खाल के बदले कितना रुपए मिलता था? 20 से 25 रुपए मिलता था। 20 से 25 रुपया मिलता था। 20 से 25 रुपया मिलता था। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपए हाथ में आते थे। उसके हाथ में कितना रुपए आते थे? 10 से 15 रुपए। लेकिन मिलता था कितना? अरे बबू, हम समझिए सीधी सी बात कि आपको 20 से 25 टका तो आपको दे दिया है। जिसके पास आप चमड़ा बेचे हो वो आपको दिया 20 से 25 रुपया दिया है। लेकिन आपने उस पशु को उठाने के लिए 5 आदमी लगाया, 5 आदमी 6 आदमी लगाए, तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा। उतना देने के बाद आपके पास बचता था कितना बचता था? 10 से 15 टका बचता था। 20 से 25 टका देता था, और जो उठाए उसको पैसा देकर कितना पैसा बचता था? 10 से 15 रुपया बचता था। उतना पैसा देने के बाद 10 से 15 टका बचता था। आगे, तगी के दिनों में 10-15 रुपए भी बहुत रकम दिखाई पड़ती थी। ये कहते हैं कि उस समय 10 से 15 रुपया भी बहुत बड़ा रकम था। उस समय 10 से 15 रुपए भी क्या था? बहुत बड़ी रकम थी। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेक निकालता था। ये चमड़ा जिसके पास बेचते थे वो बहुत सारी बातें बोलता था कि मीन मेक मतलब होता है बहुत ही कमियां निकालता था। ये चमड़ा ऐसा है, ये चमड़ा वैसा है, इसमें जो है छेद कर दिया, इसमें जो कौवा वगैरह छेद कर दिया है ना, बहुत तरह मेक निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाता था। कट फट जाने पर क्या होता था? जो है चमड़ा क्या होता था? तो चमड़ा बेकार हो जाता था। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था। खाल को निकालते ही क्या करता था? नमक लगाता था। नमक इसलिए लगाता था क्योंकि खाल खराब ना हो, खाल जो वो खराब ना हो, महके ना, दुर्गंध ना दे, इसलिए नमक लगाता था। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। जिसे दुकानदार खरीदने से क्या करता था? तो दुकानदार जो है खरीदने से मना कर देता था। एक रोज जो है ब्रह्मदेव, ठीक याद रखना, एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। एक रोज जो था ब्रह्मदेव तगा का बैल था, जो कि खेत से लौट रहा था, और खेत से लौटते दरमियान क्या हुआ था? गिर गया तो वो मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी कि पिताजी और मुझसे बड़े भाई मेरे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदार में गए थे। घर पर माँ मेरी बहन माया थी। घर पर मेरी माँ थी और मेरी बहन, छोटी बहन माया, और सबसे बड़ी भाभी देवी। याद रखना, सबसे बड़ी भाभी का नाम क्या था? देवी। सबसे बड़ी भाभी का नाम देवी। ऑप्शन में आपका बेबी भी मिलेगा, लेकिन लगाना है देवी। बड़ी भाभी का नाम क्या था? देवी। देवी रहती थी। जसवीर उन दिनों जो है देहरादून में था, मामा के पास। जसवीर कहाँ था? देहरादून में मामा के पास था। माँ परेशान हो गई थी। बैल की खाल उतारने किसे भेजे? जैसे मान लिया जाए कि ब्रह्मदेव त्यागी जो ब्रह्मदेव त्यागी था, उनका बैल मर गया था। उनका बैल जैसे मर गया था तो उसने खबर किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के घर में खबर किया था। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के घर में जो है ना तो उनके पिताजी थे, ना तो उसका बड़ा भाई जसवीर था, है ना। उनका बड़ा भाई भी घर पे नहीं था, और उसका जो जसवीर भाई जो था, बड़ा भाई जसवीर जो था, वो कहाँ था? मामा के यहाँ देहरादून में था। अब इसको परेशानी हो गया। इसके घर में तो इनकी माँ था, इसका माँ था, और भाभी और छोटी बहन। तो इनको परेशानी हो गया कि अब भाई कौन जाएगा, अगर नहीं जाएगा गालियां पड़ेगा। अब देखिए, माँ परेशान हो गई थी। बैल की खाल उतारने किसे भेजे? बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की।
चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे, अकेले वो खाल नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि चाचा जी के साथ इनको भेज रहा है। अब मैं उस समय स्कूल में था, मैं उस समय स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया, माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, वह मुझे काम करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर 10-15 रुपए मिलने वाले थे, 10 से 15 रुपए मिलने वाले थे। इनका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कहना था कि हमारी माँ भी नहीं चाहती थी कि हमारा भी बेटा ये सारा काम करे, लेकिन क्या करें, उससे जो 10 से 15 टका मिलता था वो बहुत ही कीमती था, वो बड़ा ही कीमती था। लोग किसको नहीं सताती है। उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में मां नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। हार कर माँ ने क्या किया? चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहड़ महाकामचोर था, है ना। इनके चाचा का नाम क्या था? सोलहड़। इनके चाचा का क्या नाम था? सोलहड़। बिल्कुल कामचोर था, बिल्कुल ही कामचोर था। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, है ना। ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम पर कतराते थे। कहने का तात्पर्य है कि जब इनके जो चाचा था जिसका नाम था सोलहड़, ये जो इनके चाचा जो थे ये बड़ा ही कामचोर थे। जैसे ही उन्होंने वहां पे गया, उनके यहाँ गया, बैल के पास गया, तो ये चमड़ा नहीं उतार रहे थे। इसने क्या किया कि जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को ही क्या किया, छुरी दे दिया, बोला क्या चमड़ा तुम उतार। और ये जो है सीधा बैठे हुए थे, बोला कि तू ही जाके चमड़ा उतार ले। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर ना टूट पड़े। माँ बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि जो बैल मरा हुआ है बाजार में जो मरा हुआ है, कहीं उस बैल के ऊपर जो है कोई गिद्ध वगैरह अटैक न कर दे। अगर वहां पे कोई गिद्ध वगैरह बैठेगा तो चमड़ा को खराब कर देगा, चमड़ा में छेद कर देगा, तो जो वो चमड़ा बिकेगा नहीं। माँ को टेंशन सता रही थी कि जो भी 10 से 15 टका मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की, मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसे कुशलता उनमें नहीं थी, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे पिताजी जितना होनहार थे, जितना कुशल थे, उतना ये थे नहीं। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने लगे। थक कर ये बीड़ी पीने लगा। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दिया। चाचा ने क्या किया? एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। बोले धीरे धीरे खाल उतार ले, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगा। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। कहने मतलब यह है, जो काम आप कभी नहीं किए, अगर वो काम आप शुरू करने लगेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पहली बार वो काम को ये कर रहा है और पहली बार इनको जो है अस्त्र पकड़ा दिया कि काम करो, तो ये बेचारा कांप रहा है। अजीबी से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट गया था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदले में फंस रहा था, जहां से मैं उबारना चाहता था। हालत मुझे उसी दलदले में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर तजा है। कहने मतलब ये कहते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि आज भी उन सभी बातें मुझे याद है जो मैंने चाचा के साथ बिताया था। वो चमड़े उतारने का कहानी से लेकर मुझे जूठन खाने तक की कहानी आज भी मुझे सताती है। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को जमीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को जमीन ने सोख लिया था। चाचा ने खाल को चादर में बांध दिया। चाचा ने खाल को किसमें बांधा था? चादर में बांध दिया था। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील
की दूरी पर हमारा घर था। लगभग 2 मीली के ऊपर, लगभग 2 मीली पर जो हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। अगर आपके ऊपर कोई बोझा रहता है, देखिएगा आप ज्यादा स्पीड चलिएगा, ज्यादा स्पीड चलिएगा, है ना, बहुत ज्यादा स्पीड चलिएगा। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उनके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतार कर चाचा ने जमीन पर रख दी। यहाँ से आगे तुम ले चल जाओगे, मैं थक गया हूँ। जो गठरी बांधकर, जो चमड़े का जो गठरी बांधा था, इनका चाचा जी बांधा था, और इनका चाचा जी जो गठरी बांध के माथा पर लिया था और वो वहां से चलने लगे थे, घर की ओर चलने लगे थे। लेकिन कुछ दूर जाते बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते चाचा क्या किया, चाचा जो है इनका गठरी को नीचे उतारा और बोला कि वाल्मीकि अब तुम लो, ये मुझे बहुत ही भारी अब लग रहा है। लेकिन बात कुछ ऐसा था कि इसके घर के रास्ते में ही इसका स्कूल पड़ता था, और उस स्कूल के दरमियान जाना बड़ा कठिनाइयां था, क्योंकि सब बच्चा इसके ऊपर हंसेगा, इसका इज्जत खराब होगा, है ना। इससे आज के समय में क्या होता है कि वही काम होता है। जैसे कि आज मान लीजिए कि आप कोई स्कूल वाले बोझा लेके जाइएगा, है ना, एक समय होता है, उस सब समय होता है, आज जाइएगा तो आपको बहुत बेइज्जती फील होता है ना। उसी प्रकार इसके साथ होता है। देखिए क्या कहता है। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है, मेरा स्कूल का छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी या ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे, मुझे परेशान करेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे। ये कह रहा है चाचा जी से, कह रहा है चाचा जी मात्र बस अड्डे के पार कर दो, क्योंकि मेरा बस अड्डे के पास मेरा स्कूल है। अब छुट्टी का समय हो गया, बच्चा लोग निकलेगा, बच्चा लोग अगर देख लेगा, मेरा साथी लोग देख लेगा तो मुझे बहुत ही चिढ़ाएगा कि तू यही सब काम करता है ना, तू नीचे जाते से आते हो, सब लोग चिढ़ाएगा। मैंने गिड़गिड़ा कर रुआसू आवाज में चाचा से कहा, मैं बहुत रोया चाचा से कहा, लेकिन चाचा माने नहीं, किंतु वे नहीं पसीजे, लेकिन वो नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज्यादा था, यानी कि गठरी का जो वजन था वो इनके वजन से बहुत ज्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ में मैं उस रोज जिस तरह से निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था। कोई देख ना ले, कोई सहपाठी मिल ना जाए। अगर कोई कुछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा, यदि कोई भेट जाएगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा। ये कहते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि जैसे ये गठरी को अपने माथा पर लिया और चलने लगा तो स्कूल के तरफ भी बार लिया आते थे, कोई मेरा दोस्त देख ना ले। अगर कोई दोस्त देख लेगा तो कल स्कूल जब जाएगा तो वो पूछेगा, बहुत सारा सवाल उठाएगा कि तू यही सब काम करते हो, जानवरों को मारते हो, जानवरों का छाल ना उजाड़ते हो, बहुत सारा सवाल पूछेगा, इज्जत मेरा खराब हो जाएगा। घर तक पहुंचते मेरी टांगे जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा गांव के किनारे चलकर लंबा चक्कर काटता था। बस्ती तक पहुंचने के लिए मुझे उस हालात में देखकर मां रो पड़ी, यानी कि जिस हालात में ये घर पहुंचा था, जिस हालात में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी घर पहुंचता था, तो इनकी मां रो पड़ी। मेरे सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। इनके माथे से लेकर पांव तक जो है गंदगी भरा था। कपड़े पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने, यहाँ सुनना बेहतरीन से, बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इससे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे। सोच लीजिए वो भाभी थी। भाभी कहती है, माँ जी इनसे ये सारा काम मत कराओ। भाभी जी माँ से कहती है कि माँ इनसे ये सारा काम मत कराओ, भूखे रह लेंगे, लेकिन पर इस बच्चे से ये सारा काम मत कराओ।
इन्हें इन गंदगी में ना घसीटो माजी। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं, रोशनी बनकर चमकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं यही भाभी का जो बातें आज भी हमारे अंदर जो है रोशनी बनकर चमकती है। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैंने अपने संघर्ष से क्या किया है, मैंने अपने उस संघर्ष से क्या किया है, तो उस गंदगी से मैंने बाहर निकल गया है। जहां मुझे जूठन खाना पड़ता था, अब मुझे जूठन नहीं खाना पड़ता है। मैंने उस जिंदगी से अब क्या किया, तो उस जिंदगी से अब जो है हम बाहर निकल गए। आपका चैप्टर बेहतरीन से समाप्त हो गया है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ।